जय मानवली। आज आप लोगों को हम इतिहास का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, पूरे वंशों की एक ट्रिक डाली थी, और दूसरा हमने गुलाम वंश के जितने शासक हुए उसकी एक ट्रिक डाली थी। सभी को पता होगा, और जिनको नहीं है पता वो हमारी पिछली दो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम आपको लेकर आए हैं उसी के आगे। हमने गुलाम वंश के शासकों को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। ये ट्रिक बताई थी, आप लोगों को पता है सभी को। उसमें हमने कुछ गुलाम वंश के शासक को डिटेल से भी बताया था। इसमें हम आपको जो बचे हुए शासक हैं जिनसे प्रश्न एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बनते हैं, उनके लिए हम आज आपको डिटेल से बताएंगे। और आज हम लेकर आए हैं ये तीसरा हिस्ट्री का वीडियो, एम्परर ऑफ गुलाम वंश। तो हमने पिछले वीडियो में रजिया तक थोड़ा बहुत बता दिया था। तो रुई का मतलब बताया था हमने उसमें, रजिया और रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान में जब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रजिया सुल्तान को जब दिल्ली सल्तनत के अमीर लोग और प्रजा रुकनुद्दीन फिरोज के शासन से तंग आ जाती है, तो फिर दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को बैठाया जाता है। और ये 1236 में रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। तो रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्याग करके टोपी पहनकर और मर्दों के वस्त्रों को धारण करके, पर्दा प्रथा त्याग करके दिल्ली की गद्दी पर बैठी और दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। इसने रजिया ने यामीर याकूत नाम के एक सरदार को यामीर नाम के सरदार याकूत को घोड़ों का सरदार नियुक्त किया था। लेकिन जो गैर तुर्की संप्रदाय थे वो रजिया को पसंद नहीं करते थे दिल्ली की गद्दी पर। तो उन लोगों ने रजिया को दिल्ली की गद्दी पर से हटाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हो गए। इस तरीके से कहा जाता है कि रजिया को भटिंडा के शासक अल्तुनिया ने बंदी बना लिया था, और बंदी बनाने के बाद उसी से विवाह कर लिया था। और इसी क्रम में रजिया ने पुनः दिल्ली की गद्दी को दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। लेकिन रजिया और अल्तुनिया की 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से रजिया का शासन पूरा हो जाता है। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैराम शाह को बिठाया जाता है, जो शासन 1240 से 1242 ईस्वी तक करता है। इतिहास में बैराम शाह केवल गुलाम वंश से जुड़ा हुआ है, इसकी कोई डिटेल नहीं आती है, ना एग्जाम में पूछी जाती है ज़्यादा। फिर इसके बाद आलम मसूद शाह को 1242 में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है, जो 1242 से 1246 तक शासन करता है। इससे भी एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। लेकिन अब आता है ये वाला नसीरुद्दीन महमूद, जिसने शासन किया 1246 से 1265 तक। इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इल्तुतमिश के गुलाम का नाम था बलबन,
जिसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तो नसरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश का गुलाम बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है और दिल्ली की गद्दी पर जब ये बैठा देता है तो अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर देता है। ये गुलाम वंश का और दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो टोपी सही करके अपना जीवन निर्वाह करता था। इससे प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था गुलाम वंश में जो टोपी सही करके अपना जीवन निर्वाह करता था। तो वो नसरुद्दीन महमूद भी एक ऐसा शासक था जो कि टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। यानी उसको ये पता तक नहीं रहता है कि हम एक बहुत बड़े शासक हैं दिल्ली के, लेकिन वो अपनी टोपी सी करके अपने जीवन को निर्वाह करता रहता है, तरीके से वो अपना शासन चलाता है। लेकिन गयासुद्दीन बलबन उसके शासन को देख करके उसकी गद्दी अपने हाथ में ले लेता है और गयासुद्दीन बलबन 1265 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो शासन चलाता है 1265 से 1287 तक। गयासुद्दीन से प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान से समझ लेंगे कि गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन रहता है, जो 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और ये सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा जो तुर्कान चहलगानी 40 घोड़ों पर सरदार का जो संगठन वाली पद्धति थी, तो तुर्कान चहलगानी का अंत कौन करता है? बलबन करता है। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है तुर्कान चहलगानी का अंत किस शासक ने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन से और भी प्रश्न बनते हैं। बलबन ने सबसे पहले अपनी दरबार को ईरानी पद्धति पर सजाया और नववर्ष के त्योहार को सबसे पहले मनाना प्रारंभ किया। और इसने अपने दरबार में 2 पद्धतियां भी लागू की जो एग्जाम में आती हैं, एक सिजदा और एक प्याबोस। सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने जाकर के सिर को झुकाना, और प्याबोस का मतलब कहलाता है पेट के बल लेट करके राजा के कदमों को चूमना। यानी क्वेश्चन आता है कि अगर सिजदा और प्याबोस पद्धति किस शासक के द्वारा चलाई गई, तो सिजदा और प्याबोस जो पद्धति चलाई गई वो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा चलाई गई। यह एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इससे, यह गुलाम वंश का ऐसा शासक था कि यह अपने विरोधियों के प्रति एक नीति अपनाई थी इसने, जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसने जो नीति अपनाई थी उस नीति का नाम है लोह रक्त नीति। और लोह रक्त नीति का मतलब होता है खून का बदला खून। मतलब अगर खून किसी ने उस समय, अगर बलबन के समय अगर किसी प्रकार का आक्रमण किया तो उसका लोह रक्त नीति अपनाता था। जैसा वो लोग करते थे सामने वाले, वैसे ही बलबन भी उसका सामना उसी तरीके से करता था। तो उसका अर्थ होता है खून का बदला खून। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन के दरबार में सबसे मेन प्रश्न बनता है, गयासुद्दीन बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एक फारसी भाषा का प्रसिद्ध कवि रहता था, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। और मोहम्मद यानी अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो जो थे वो संत हजरत संत, जिन्हें संत कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिनकी दरगाह दिल्ली में बनी हुई है। तो उन्हीं के शिष्य का नाम था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो उन्हीं के शिष्य थे। इसलिए अमीर खुसरो को एक उपाधि थी तूतीए हिंद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तोते जैसी वाणी। यानी इतना मधुर बोलते थे कि इनको एक उपाधि दे दी गई थी तूतीए हिंद। यहाँ तक कि प्रश्न और बनता है अमीर खुसरो से भी कि अमीर खुसरो बलबन से यानी बलबन से लेकर
मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक इन्होंने दरबारी कवि के रूप में कार्य किया। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दरबारी कवि था जिसने गुलाम बख्श के बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक दरबारी कवि के रूप में कार्य किया। तो उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही थे और अमीर खुसरो के द्वारा तबला और गिटार का आविष्कार भी किया गया। तो इस तरीके से 1287 में गयासुद्दीन बलबन के बाद क्याकूबाद 1287 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है और ये 1290 तक ही शासन चलाता है। और गुलाम बख्श का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमूर। तो ये प्रश्न बन सकता है कि गुलाम बख्श का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम बख्श का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर। और शमसुद्दीन कैमूर पर आक्रमण कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब शमसुद्दीन कैमूर पर आक्रमण कर देता है तो उसको पराजित करके अपने वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। इसलिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा जाता है। इस तरीके से फिर आगे खिलजी वंश बनता है। आज की वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल से गुलाम वंश के जितने शासक हुए उनसे क्या प्रश्न बनते हैं बताया है। तो आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए और हमें बताइए। जो भी आपको नहीं आ रहा है कमेंट के माध्यम से आपको उसका आंसर दिया जाएगा। आज के लिए हमने इतना ही रहने दिया और आज अपन लोगों का ये गुलाम वंश के जितने शासक हुए उतने अपन लोगों ने पढ़ लिए। आज के लिए